नमस्कार दोस्तों, NISM सीरीज YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों। आज हम NISM सीरीज 8 के चैप्टर 4 इंट्रोडक्शन टू ऑप्शन से 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में बार-बार आते हैं। बिल्कुल, आज का ये सेशन बहुत ही स्पेशल होने वाला है सब लोगों के लिए। वैसे ये 20 क्वेश्चंस तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन प्रैक्टिस के लिए स्टूडेंट्स को और भी क्वेश्चंस चाहिए होंगे ना? हाँ, बिल्कुल। प्रैक्टिस तो मस्ट है, इसलिए nismseries.com पे जाओ। वहाँ हर चैप्टर के लिए चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हैं। अनलिमिटेड टाइम्स प्रैक्टिस कर सकते हो। एकदम सही। इंडिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म है NISM सीरीज एग्जाम्स प्रिपरेशन के लिए। चलो, अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले ऑप्शंस की बुनियाद को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट राइट डज अ कॉल ऑप्शन गिव टू द बायर? ऑप्शन ए, राइट टू सेल द अंडरलाइंग एसेट। ऑप्शन बी, राइट टू बाय द अंडरलाइंग एसेट। ऑप्शन सी, obligation to buy the underlying asset. Option D, obligation to sell the underlying asset. इसका मतलब है कि एक कॉल ऑप्शन खरीदने वाले को इनमें से क्या अधिकार मिलता है। तो मुझे लगता है कि इसमें ऑब्लिगेशन वाला कुछ होना चाहिए, क्योंकि मार्केट में कुछ भी फ्री तो है नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? अरे नहीं, यहीं पर ज्यादातर स्टूडेंट्स गलती करते हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी, राइट टू बाय द अंडरलाइंग एसेट। अच्छा, ऑब्लिगेशन नहीं होता? बिल्कुल नहीं। देखिए, ऑप्शंस ट्रेडिंग में राइट यानी अधिकार और ऑब्लिगेशन यानी मजबूरी, इन दोनों का फर्क समझना सबसे जरूरी है। बायर की कभी कोई मजबूरी नहीं होती। ओह, आई सी। और ऑप्शन डी इसलिए पूरी तरह गलत है क्योंकि बायर सिर्फ एक राइट खरीदता है। वो चाहे तो सौदा करे, चाहे तो ना करे। अब बात करें कॉल ऑप्शन की, तो कॉल का मतलब है खरीदने का अधिकार। मतलब जैसे हम कोई टोकन मनी देते हैं। एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल। मान लीजिए आप एक प्रॉपर्टी का टोकन मनी देते हैं। वो टोकन मनी आपको प्रॉपर्टी खरीदने का अधिकार देता है, मजबूरी नहीं। राइट। और ऑप्शन ए गलत है क्योंकि बेचने का अधिकार पुट ऑप्शन में मिलता है। तो कॉल बायर का मतलब है तय किए गए भाव पर खरीदने का अधिकार। वाह, प्रॉपर्टी वाले टोकन के एग्जाम्पल से एकदम दिमाग में छप गया। मतलब बायर के पास हमेशा चॉइस होती है। बिल्कुल। चलिए, इसी लॉजिक से क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। व्हाट राइट डज अ पुट ऑप्शन गिव टू द बायर? ऑप्शन ए, राइट टू बाय द अंडरलाइंग एसेट। ऑप्शन बी, ऑब्लिगेशन टू सेल द अंडरलाइंग एसेट। ऑप्शन सी, राइट टू सेल द अंडरलाइंग एसेट। ऑप्शन डी, ऑब्लिगेशन टू बाय द अंडरलाइंग एसेट। हाँ। इसका मतलब है कि पुट ऑप्शन के बायर को कौन सा अधिकार मिलता है। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन सी, राइट टू सेल द अंडरलाइंग एसेट। अगर पिछले सवाल का लॉजिक लगाएं तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया, क्योंकि वो कॉल ऑप्शन का फीचर है। बिल्कुल। और ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में फिर से ऑब्लिगेशन लिखा है, जो बायर के लिए कभी नहीं होता। ऑब्लिगेशन हमेशा सेलर के लिए होता है। अच्छा, तो पुट ऑप्शन को हम कैसे याद रखें? इसे एक कार इंश्योरेंस की तरह सोचिए। आपने इंश्योरेंस का प्रीमियम दिया। अब अगर कार का एक्सीडेंट होता है यानी मार्केट क्रैश होता है, तो आपके पास अपनी डैमेज कार इंश्योरेंस कंपनी को एक फिक्स्ड भाव पर बेचने का अधिकार है। ओह, ये तो बहुत बढ़िया तरीका है याद रखने का। हाँ, पुट ऑप्शन का बायर एक बेयर होता है जो उम्मीद करता है कि मार्केट गिरेगा। जब मार्केट गिरता है तो वो ऊंचे तय भाव पर अपना एसेट बेचकर मुनाफा कमाता है। क्लियर है ना? हाँ, एकदम क्लियर। मतलब कॉल मतलब प्रॉपर्टी का टोकन और पुट मतलब कार इंश्योरेंस। बहुत ही बढ़िया। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। व्हाट इज द प्राइस पेड बाय द ऑप्शन बायर टू द ऑप्शन सेलर कॉल्ड? ऑप्शन ए, स्ट्राइक प्राइस। ऑप्शन बी, मार्जिन। ऑप्शन सी, ऑप्शन प्रीमियम। ऑप्शन डी, स्पॉट प्राइस। राइट। इसका मतलब है कि ऑप्शन बायर जो कीमत ऑप्शन सेलर को चुकाता है इस अधिकार के लिए, उसे क्या कहते हैं? तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन प्रीमियम। जैसा कि आपने खुद कहा था ना शुरू में, मार्केट में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। हाँ, बिल्कुल। तो अगर बायर को बिना मजबूरी वाला अधिकार चाहिए तो उसे सेलर को एक फीस देनी पड़ती है जिसे ऑप्शन प्रीमियम कहते हैं। यही वो टोकन मनी या इंश्योरेंस की फीस है। तो बाकी ऑप्शंस गलत क्यों हैं? ऑप्शन ए गलत है क्योंकि स्ट्राइक प्राइस तो वो भाव है जिस पर प्रॉपर्टी या शेयर का सौदा तय हुआ है। ऑप्शन बी गलत है क्योंकि मार्जिन एक तरह का सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है जो एक्सचेंज अपने पास रखता है। अच्छा, वो कोई फीस नहीं है जो सेलर को मिले। एग्जैक्टली। और ऑप्शन डी, स्पॉट प्राइस, यानी मार्केट का अभी का करंट भाव होता है। समझ आ गया। और यही प्रीमियम शायद बायर का रिस्क भी तय करता है, राइट? बिल्कुल सही पकड़ा। क्वेश्चन नंबर 4 इसी बारे में है। इफ एन ऑप्शन बायर डिसाइड्स नॉट टू एक्सरसाइज, व्हाट इज द मैक्सिमम लॉस? ऑप्शन ए, द स्ट्राइक प्राइस। ऑप्शन बी, द स्पॉट प्राइस। ऑप्शन सी, अनलिमिटेड। ऑप्शन डी, द ऑप्शन प्रीमियम पेड। इसका मतलब है कि अगर कोई ऑप्शन बायर अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं करता है, मान लीजिए मार्केट उसके हिसाब से नहीं चला, तो उसे ज्यादा से ज्यादा कितना नुकसान हो सकता है? तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन डी, द ऑप्शन प्रीमियम पेड। बायर का नुकसान हमेशा लिमिटेड होता है। सिर्फ उस प्रीमियम तक? हाँ, सिर्फ उसका दिया हुआ प्रीमियम। मान लीजिए आपने प्रॉपर्टी का 50,000 रुपए का टोकन दिया। अगर आपको प्रॉपर्टी पसंद नहीं आई या मार्केट गिर गया तो आप प्रॉपर्टी नहीं खरीदेंगे। तो मेरा नुकसान सिर्फ वो 50,000 का टोकन होगा। बिल्कुल।
ऑप्शन ए और ऑप्शन बी बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि एसेट की पूरी कीमत बायर का नुकसान नहीं होती। और ऑप्शन सी? ऑप्शन सी भी गलत है, क्योंकि अनलिमिटेड नुकसान ऑप्शन सेलर को हो सकता है, बायर को नहीं। वेट रियली? मतलब बायर का नुकसान पूरी तरह से फिक्स्ड है, सिर्फ उस प्रीमियम तक, लेकिन सेलर का नुकसान थियोरेटिकली अनलिमिटेड है। ये तो सेलर के लिए बहुत बड़ी टेंशन की बात है। वो बेचारा रात को सोता कैसे होगा? हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा। सेलर बहुत बड़ा रिस्क लेता है, और इसीलिए ऑप्शंस मार्केट में सेलर की साइकोलॉजी बायर से एकदम अलग होती है। तो वो इतना बड़ा रिस्क लेता ही क्यों है? क्योंकि उसे पता है कि ज्यादातर ऑप्शंस एक्सपायरी तक जीरो हो जाते हैं, और वो पूरा प्रीमियम अपनी जेब में रख लेता है। जीतने की प्रोबेबिलिटी हमेशा सेलर के हक में होती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग डायनामिक है ये। चलिए अब इन अधिकारों के इस्तेमाल के तरीके पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। इन इंडिया ऑल इंडेक्स एंड स्टॉक ऑप्शंस फॉलो विच एक्सरसाइज स्टाइल? ऑप्शन ए अमेरिकन, ऑप्शन बी यूरोपियन, ऑप्शन सी एशियन, ऑप्शन डी बर्म्यूडन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका मतलब है कि भारत में इंडेक्स और स्टॉक ऑप्शंस में कौन सा एक्सरसाइज स्टाइल इस्तेमाल होता है? तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, यूरोपियन। स्टूडेंट्स यहां बहुत कंफ्यूज होते हैं। ऑप्शन ए अमेरिकन स्टाइल गलत है, क्योंकि अमेरिकन स्टाइल में बायर एक्सपायरी से पहले कभी भी अपना राइट एक्सरसाइज कर सकता है। अच्छा, कभी भी? हाँ, लेकिन भारत में एक्सचेंज को सिस्टमैटिक रिस्क कम करने और सेटलमेंट को आसान बनाने के लिए हम यूरोपियन स्टाइल फॉलो करते हैं। इसका मतलब है कि सेटलमेंट सिर्फ और सिर्फ एक्सपायरी डेट वाले दिन ही हो सकता है। ओके, और बाकी के दो ऑप्शंस? ऑप्शन सी और डी आड़े तिरछे ऑप्शंस हैं, जो हमारे रेगुलर मार्केट्स में ट्रेड नहीं होते। याद रखने की एक बेहतरीन ट्रिक बताऊं? बिल्कुल बताइए। ई से एक्सपायरी और ई से यूरोपियन, बस ये याद रखना। वाह, ये ट्रिक तो कभी नहीं भूलने वाली। ई से एक्सपायरी, ई से यूरोपियन। अब जरा स्ट्राइक प्राइस को क्लियर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज द स्ट्राइक प्राइस ऑफ एन ऑप्शन? ऑप्शन ए, द करंट मार्केट प्राइस ऑफ द एसेट। ऑप्शन बी, द प्राइस एट विच द होल्डर कैन बाय और सेल द अंडरलाइंग। ऑप्शन सी, द प्राइस पेड टू बाय द ऑप्शन। ऑप्शन डी, द क्लोजिंग प्राइस ऑन एक्सपायरी। इसका मतलब है कि किसी ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस असल में क्या होता है। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, द प्राइस एट विच द होल्डर कैन बाय और सेल द अंडरलाइंग। आसान भाषा में कहूं तो ये वो तय किया गया भाव है जिस पर भविष्य में लेन देन होगा। तो करंट प्राइस को क्या बोलते हैं फिर? उसे स्पॉट प्राइस कहते हैं। इसलिए ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन सी भी गलत है, क्योंकि जो प्राइस हम ऑप्शन खरीदने के लिए देते हैं उसे प्रीमियम कहते हैं। और ऑप्शन डी तो एक्सपायरी का भाव है। एग्जैक्टली तो स्ट्राइक प्राइस वो फिक्स रेट है जिसका कॉन्ट्रैक्ट आपने आज साइन किया है। अच्छा, अब स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस के रिश्ते को समझने वाले सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। व्हेन इज अ कॉल ऑप्शन इन द मनी? ऑप्शन ए, स्पॉट प्राइस इज ग्रेटर देन स्ट्राइक प्राइस। ऑप्शन बी, स्पॉट प्राइस इज लेस देन स्ट्राइक प्राइस। ऑप्शन सी, स्पॉट प्राइस इक्वल स्ट्राइक प्राइस। ऑप्शन डी, स्ट्राइक प्राइस इज ग्रेटर देन स्ट्राइक प्राइस। राइट। इसका मतलब है कि एक कॉल ऑप्शन मुनाफे में या इन द मनी कब होता है। अगर कॉल खरीदने का हक है तो मार्केट प्राइस तय भाव से ज्यादा होना चाहिए ना। तो सही आंसर क्या होगा? आपने बिल्कुल सही लॉजिक लगाया। सही आंसर है ऑप्शन ए, स्पॉट प्राइस इज ग्रेटर देन स्ट्राइक प्राइस, यानी स्पॉट प्राइस स्ट्राइक प्राइस से बड़ा हो। कोई एग्जाम्पल देके समझाइए ना। बिल्कुल, मान लीजिए आपने 100 रुपए के स्ट्राइक पर कोई शेयर खरीदने का कॉल लिया है। अगर मार्केट में उस शेयर का भाव 120 यानी स्पॉट प्राइस 120 हो जाए तो आपको फायदा है ना। हाँ, क्योंकि मैं 120 की चीज 100 में खरीद सकती हूँ। बिल्कुल, इसलिए ये इन द मनी कहलाएगा। ऑप्शन बी और ऑप्शन डी गलत हैं, क्योंकि वो आउट ऑफ द मनी की कंडीशन है जहां आपको नुकसान हो रहा होता है। और अगर दोनों बराबर हों तो वो ऑप्शन सी है, जिसे एट द मनी कहते हैं। बिल्कुल, 120 की चीज 100 में मिले तो इन द मनी ही कहलाएगा। अब पुट का केस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। व्हेन इज अ पुट ऑप्शन इन द मनी? ऑप्शन ए, स्पॉट प्राइस इज ग्रेटर देन स्ट्राइक प्राइस। ऑप्शन बी, स्पॉट प्राइस इज लेस देन स्ट्राइक प्राइस। ऑप्शन सी, स्पॉट प्राइस इक्वल स्ट्राइक प्राइस। ऑप्शन डी, स्ट्राइक प्राइस इज लेस देन स्पॉट प्राइस। इसका मतलब है कि एक पुट ऑप्शन मुनाफे में या इन द मनी कब होता है? तो सही आंसर क्या होगा? यहाँ सही आंसर है ऑप्शन बी, स्पॉट प्राइस इज लेस देन स्ट्राइक प्राइस। पुट ऑप्शन मतलब बेचने का अधिकार। तो इसमें फायदा तब होगा जब मार्केट गिर जाए। एग्जैक्टली आपको फायदा तब होगा जब मार्केट का भाव गिर जाए, लेकिन आप ऊंचे भाव पर बेच सकें। एक एग्जांपल से समझते हैं। निफ्टी का स्पॉट प्राइस 17,400 चल रहा है और आपके पास 17,500 का पुट स्ट्राइक है। ओके। मार्केट में असल कीमत 17,400 है, लेकिन आपके पास 17,500 पर बेचने का हक है। यहाँ स्पॉट प्राइस आपके स्ट्राइक प्राइस से कम है, आप महंगे में बेच पा रहे हैं, इसलिए ये इन द मनी है। समझ गई। और ऑप्शन ए इसका ठीक उल्टा है, जो कि गलत है। बिल्कुल एकदम साफ हो गया। अब प्रीमियम के अंदर क्या होता है ये जानना है। क्वेश्चन नंबर 9। द टोटल ऑप्शन प्रीमियम इज मेड अप ऑफ विच टू कंपोनेंट्स? ऑप्शन ए,
intrinsic value plus time value. Option B, intrinsic value minus time value. Option C, strike price plus spot price. Option D, volatility plus interest rate. ये बहुत बढ़िया सवाल है। प्लस नहीं करते, प्रीमियम कभी नेगेटिव नहीं होता। अच्छा, और बाकी दोनों? ऑप्शन सी और डी प्रीमियम तय करने वाले फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन कंपोनेंट्स नहीं। इंट्रिंसिक वैल्यू वो असली वैल्यू है जो इन द मनी ऑप्शंस में होती है। जैसे अभी हमने देखा 120 की चीज 100 में खरीदने पर 20 रुपए का जो सॉलिड फायदा है। हाँ, वो 20 रुपए इंट्रिंसिक वैल्यू हो गई। बिल्कुल। और टाइम वैल्यू वो एक्स्ट्रा पैसा है जो एक्सपायरी में बचे हुए समय की उम्मीद के लिए दिया जाता है। तो जो आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस होते हैं उनमें तो कोई असली फायदा नहीं होता ना? एकदम सही। आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस में इंट्रिंसिक वैल्यू 0 होती है। उनका पूरा प्रीमियम सिर्फ और सिर्फ हवा यानी टाइम वैल्यू होता है। ओह, तो ये हवा यानी टाइम वैल्यू एक्सपायरी के दिन क्या होती है? यही हमारा अगला सवाल है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट हैपेंस टू टाइम वैल्यू एज एन ऑप्शन अप्रोचेस एक्सपायरी? ऑप्शन ए, इट इंक्रीजेस. ऑप्शन बी, इट रिमेन्स कांस्टेंट. ऑप्शन सी, इट ग्रेजुअली डिक्रीजेस टू 0. ऑप्शन डी, इट डबल्स. इसका मतलब है कि जैसे जैसे एक्सपायरी पास आती है टाइम वैल्यू का क्या होता है? तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन सी, इट ग्रेजुअली डिक्रीजेस टू 0। इसे एक आइसक्रीम की तरह समझिए जो धूप में रखी है। हाँ, आइसक्रीम। हाँ, जैसे जैसे दिन गुजरते हैं एक्सपायरी का समय कम होता जाता है और टाइम वैल्यू पिघलते पिघलते एक्सपायरी वाले दिन पूरी तरह 0 हो जाती है। ऑप्शन ए, बी और डी बिल्कुल गलत हैं क्योंकि समय कभी बढ़ता या रुकता नहीं है। राइट, ये तो कॉमन सेंस है। इसीलिए ऑप्शंस को फिनांस की दुनिया में वेस्टिंग एसेट्स कहा जाता है क्योंकि इनकी वैल्यू समय के साथ गलती रहती है। अच्छा, मतलब एक्सपायरी के पास टाइम बायर का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है और सेलर का सबसे अच्छा दोस्त। बिल्कुल सही पकड़ा है। यही कारण है कि ऑप्शन सेलर ज्यादातर मुनाफा टाइम डिके से ही कमाते हैं। वैसे 10 क्वेश्चंस हो गए, थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। हाँ, और ये भी बता दूं कि अगर तुम लोग सोचते हो कि सिर्फ ये 20 क्वेश्चंस काफी हैं एग्जाम क्लियर करने के लिए, तो गलत है। प्रैक्टिस और भी चाहिए। nismseries.com पे हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस हैं हर चैप्टर के प्रॉपर मॉक टेस्ट के साथ। अनलिमिटेड प्रैक्टिस करो, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। चलो रिमेनिंग 10 क्वेश्चंस करते हैं। चलिए अब थोड़ी कैलकुलेशंस पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ इज द ब्रेक इवन पॉइंट फॉर अ कॉल ऑप्शन बायर कैलकुलेटेड? ऑप्शन ए, स्ट्राइक प्राइस माइनस प्रीमियम. ऑप्शन बी, स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम. ऑप्शन सी, स्पॉट प्राइस ओनली. ऑप्शन डी, प्रीमियम ओनली. ये प्रैक्टिकल ट्रेडिंग के लिए बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि कॉल ऑप्शन बायर के लिए नो प्रॉफिट नो लॉस वाला ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकालते हैं? तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम। देखिए, बायर ने एक प्रॉपर्टी स्ट्राइक प्राइस पर खरीदने का हक लिया है। हाँ, वो स्ट्राइक प्राइस तो देना ही होगा। बिल्कुल, और उसके लिए अपनी जेब से प्रीमियम का टोकन भी तो दिया है एडवांस में। तो उसकी कुल लागत क्या हुई? स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम। ओके, एक एग्जाम्पल से समझाएंगे। मान लो 17,500 का स्ट्राइक है और 100 रुपए प्रीमियम दिया, तो बायर का ब्रेक इवन 17,600 होगा। मार्केट 17,600 के ऊपर जाएगा तभी बायर को असल में प्रॉफिट शुरू होगा, क्योंकि पहले तो वो अपना 100 रुपए रिकवर करेगा ना। समझ गई, अपना खर्चा निकाल कर ही तो प्रॉफिट गिना जाएगा। बिल्कुल लॉजिकल है। राइट। और ऑप्शन ए? ऑप्शन ए गलत है क्योंकि वो पुट बायर का फॉर्मूला है जहां हम प्रीमियम माइनस करते हैं। परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, डज एन ऑप्शन बायर नीड टू पे मार्जिन टू द एक्सचेंज? ऑप्शन ए, यस ऑलवेज. ऑप्शन बी, नो, ओनली द प्रीमियम इज पेड अपफ्रंट. ऑप्शन सी, only if ITM. ऑप्शन डी, only on expiry. इसका मतलब है कि क्या ऑप्शन बायर को एक्सचेंज को कोई भारी भरकम मार्जिन देना पड़ता है? तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, नो, ओनली द प्रीमियम इज पेड अपफ्रंट। स्टूडेंट्स यहां बहुत कंफ्यूज होते हैं। क्यों? मार्जिन तो देना चाहिए ना? नहीं यार, याद रखिए, बायर का रिस्क सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम तक लिमिटेड होता है, जो वो पहले दिन ही एडवांस में दे देता है। अब एक्सचेंज को बायर से कोई खतरा नहीं है, इसलिए एक्सचेंज बायर से कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं मांगता। इसलिए ऑप्शन ए, सी और डी गलत हैं। लेकिन सेलर का क्या? जैसा हमने पहले बात की थी, ऑप्शन सेलर का रिस्क अनलिमिटेड होता है। अगर मार्केट पलटा तो सेलर डिफॉल्ट कर सकता है, इसलिए एक्सचेंज सेलर से एक बड़ा इनिशियल मार्जिन और रोजाना का MTM यानी मार्क टू मार्केट मार्जिन दोनों लेता है। बहुत ही जरूरी पॉइंट था ये, रिस्क के हिसाब से मार्जिन तय होता है। अब सेटलमेंट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ आर इंडेक्स ऑप्शंस सेटल्ड इन इंडिया? ऑप्शन ए, फिजिकल डिलीवरी ऑफ शेयर्स. ऑप्शन बी, कैश सेटलमेंट. ऑप्शन सी, बोथ फिजिकल एंड कैश. ऑप्शन डी, नो सेटलमेंट रिक्वायर्ड. ये बहुत सीधा सवाल है। इसका मतलब है कि भारत में इंडेक्स ऑप्शंस की सेटलमेंट कैसे होती है? तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, कैश सेटलमेंट। इंडेक्स का मतलब है जैसे निफ्टी या बैंक निफ्टी, जो 50 या 12 कंपनियों का समूह है। अब आप निफ्टी को फिजिकल शेयर्स की तरह बोरी में भर के किसी के घर तो डिलीवर कर नहीं सकते। हा, बोरी में निफ्टी। हाँ ना, इसलिए ऑप्शन ए और ऑप्शन सी गलत हैं।
भारत में इंडेक्स ऑप्शंस पूरी तरह से कैश सेटल्ड होते हैं। एक्सपायरी के दिन जो भी प्रॉफिट या लॉस बनता है वो सीधा बायर या सेलर के बैंक अकाउंट में कैश के रूप में क्रेडिट या डेबिट हो जाता है। एकदम सही। अब बढ़ते हैं उन फैक्टर्स की तरफ जो ऑप्शन की कीमत को हिलाते हैं, यानी ऑप्शन ग्रीक्स। क्वेश्चन नंबर 14। द सेंसिटिविटी ऑफ एन ऑप्शंस प्राइस टू अ चेंज इन द अंडरलाइंग एसेट्स प्राइस इज कॉल्ड ऑप्शन ए डेल्टा, ऑप्शन बी गामा, ऑप्शन सी वेगा, ऑप्शन डी थीटा। इसका मतलब है कि शेयर या इंडेक्स की कीमत बदलने पर ऑप्शन का प्रीमियम कितना बदलेगा, इसे क्या कहते हैं? तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन ए डेल्टा। डेल्टा नापता है कि अगर निफ्टी 1 रुपया बढ़ेगा तो आपका ऑप्शन प्रीमियम कितने पैसे बढ़ेगा। अच्छा, इसे ऑप्शन की स्पीड कह सकते हैं क्या? बिल्कुल, इसे ऐसे ही समझिए कि ये ऑप्शन की स्पीड है। कॉल बायर के लिए डेल्टा पॉजिटिव होता है और पुट बायर के लिए नेगेटिव। और बाकी ऑप्शंस? ऑप्शन बी गलत है क्योंकि गैमा तो डेल्टा के भी चेंज होने की स्पीड नापता है, यानी एक्सेलरेशन। ऑप्शन सी वेगा वोलेटिलिटी के लिए है और ऑप्शन डी थीटा टाइम के लिए। एग्जाम के लिए एक और टिप दूं? हाँ बिल्कुल। ऑप्शन बी थीटा, ऑप्शन सी वेगा, ऑप्शन डी रो। राइट। इसका मतलब है कि समय बीतने के साथ ऑप्शन की कीमत कितनी गिरेगी इसे कौन सा ग्रीक नापता है। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन बी थीटा। इसकी मेमोरी ट्रिक बहुत सिंपल है, टी से टाइम और टी से थीटा। वाओ, टी से टाइम, टी से थीटा। हाँ, थीटा हमें बताता है कि मार्केट अगर 1 इंच भी ना हिले तो भी हर एक दिन गुजरने पर आपका प्रीमियम कितना कम हो जाएगा। बायर्स के लिए थीटा हमेशा नेगेटिव होता है क्योंकि उनका पैसा रोज गलता है, और सेलर्स के लिए थीटा पॉजिटिव होता है। ऑप्शन ए, सी और डी गलत है क्योंकि वो प्राइस, वॉलेटिलिटी और इंटरेस्ट रेट नापते हैं। वेट, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो क्या मैं कह सकती हूँ कि डेल्टा हमारी गाड़ी की स्पीड है और थीटा वो फ्यूल लीक है जो समय के साथ गाड़ी का पेट्रोल खत्म करके उसे धीमा कर रहा है। वाह, क्या शानदार एनालॉजी दी है, बिल्कुल परफेक्ट। एग्जाम में स्टूडेंट्स इस कार और फ्यूल लीक वाले एग्जाम्पल को याद रखेंगे तो कभी डेल्टा और थीटा में कंफ्यूज नहीं होंगे। थैंक यू। चलिए अब तीसरे ग्रीक पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। Which option Greek measures sensitivity to changes in market volatility? Option A, Vega. Option B, Rho. Option C, Delta. Option D, Gamma. इसका मतलब है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी यानी उतार चढ़ाव बदलने से ऑप्शन की कीमत पर क्या असर होगा, ये कौन सा ग्रीक नापता है? तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन ए वेगा। यहाँ भी वही आसान ट्रिक काम करेगी, वी से वॉलेटिलिटी और वी से वेगा। अरे वाह, ये तो बहुत इजी हो गया। बिल्कुल, वेगा बताता है कि अगर मार्केट में डर या हलचल यानी वॉलेटिलिटी 1% बढ़ती है तो आपका प्रीमियम कितना बढ़ जाएगा। याद रखिए, जब मार्केट में अनिश्चितता होती है तो इंश्योरेंस महंगा हो जाता है। तो मतलब हाई वॉलेटिलिटी में ऑप्शंस महंगे हो जाते हैं। एग्जैक्टली। हाई वॉलेटिलिटी का मतलब है महंगे ऑप्शंस, चाहे वो कॉल हो या पुट। ऑप्शन बी रो इंटरेस्ट रेट्स को नापता है, इसलिए वो यहाँ गलत है। समझ गए, वी से वॉलेटिलिटी, वी से वेगा। अब इसी से जुड़ा क्वेश्चन नंबर 17। व्हाट डज इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी रिप्रेजेंट? ऑप्शन ए, volatility computed from past price movements. Option B, volatility derived from the current option market price. Option C, future price predictions. Option D, the risk-free interest rate. ये थोड़ा ट्रिकी है। इसका मतलब है कि implied volatility या IV असल में क्या दर्शाती है? तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, वॉलेटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द करंट ऑप्शन मार्केट प्राइस। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी वो वॉलेटिलिटी है जो मार्केट में ऑप्शंस के आज अभी के प्रीमियम के अंदर छुपी हुई है। मतलब ये फ्यूचर का कुछ बताती है। हाँ, ये बताती है कि मार्केट के खिलाड़ी फ्यूचर में कितनी हलचल की उम्मीद कर रहे हैं। ऑप्शन ए गलत है क्योंकि जो हम पुराने डेटा से निकालते हैं उसे हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी कहते हैं। ओके, तो आईवी हमेशा करंट प्राइस से फ्यूचर की उम्मीद बताती है। बिल्कुल। ऑप्शन सी और डी का इससे कोई सीधा लेना देना नहीं है। एकदम क्लियर। चलिए आखिरी सेगमेंट पे आते हैं जहां हम प्रॉफिट लॉस और मार्केट व्यूज देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18। पे ऑफ्स फॉर ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स आर? ऑप्शन ए सिमेट्रिक, ऑप्शन बी एसिमेट्रिक, ऑप्शन सी लीनियर, ऑप्शन डी फिक्स्ड। राइट। इसका मतलब है कि ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स में मुनाफा और नुकसान का जो ग्राफ या पे ऑफ्स होता है वो कैसा होता है? तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन बी एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक का मतलब है असमान या जो दोनों तरफ बराबर ना हो, जैसे हमने शुरुआत में बात की थी। एकदम सही। हमने सेशन के शुरुआत में ही बात की थी कि ऑप्शंस में बायर का रिस्क लिमिटेड है और प्रॉफिट अनलिमिटेड, लेकिन सेलर का प्रॉफिट लिमिटेड है और रिस्क अनलिमिटेड। दोनों का ग्राफ बिल्कुल अलग बनता है। तो सिमेट्रिक कहाँ होता है? ऑप्शन ए और ऑप्शन सी गलत हैं क्योंकि सिमेट्रिक और लीनियर पे ऑफ्स फ्यूचर्स मार्केट में होते हैं, जहां बायर और सेलर दोनों का रिस्क और रिवॉर्ड बराबर यानी अनलिमिटेड होता है।
बहुत ही बेहतरीन एक्सप्लेनेशन। उस शुरुआत वाले कॉन्सेप्ट को आपने यहाँ एकदम परफेक्टली कनेक्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 19। इफ प्रीमियम इक्वल्स 50 रुपीज एंड इंट्रिंसिक वैल्यू इक्वल्स 30 रुपीज, व्हाट इज द टाइम वैल्यू? ऑप्शन ए 20 रुपीज, ऑप्शन बी 80 रुपीज, ऑप्शन सी 30 रुपीज, ऑप्शन डी 0 रुपीज। ये तो प्योर मैथ्स है। आंसर है ऑप्शन ए 20 रुपीज। ये एक बहुत ही सिंपल सा गणित है। हमने क्वेश्चन 9 में समझा था कि प्रीमियम इक्वल्स इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। तो अगर हमें टाइम वैल्यू निकालनी है तो टोटल प्रीमियम में से इंट्रिंसिक वैल्यू घटा दीजिए। 50 माइनस 30 बराबर 20 रुपए। ऑप्शन बी गलत है क्योंकि उसमें दोनों को जोड़ दिया गया है, जो कि ब्लंडर है। हाँ, वो तो 80 हो जाएगा। बिल्कुल, ये 20 रुपए वो टाइम वैल्यू है जो एक्सपायरी तक पिघलकर 0 हो जाएगी। हाँ। मैथ का बहुत ही सिंपल सा सवाल था, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। अब आज का आखिरी और सबसे ट्रिकी सवाल, क्वेश्चन नंबर 20। अ शॉर्ट कॉल पोजीशन रिफ्लेक्ट्स व्हिच मार्केट व्यू? ऑप्शन ए स्ट्रांगली बुलिश, ऑप्शन बी न्यूट्रल टू बेरिश, ऑप्शन सी स्ट्रांगली बेरिश, ऑप्शन डी न्यूट्रल टू बुलिश। अरे बाप रे, ये तो सच में ट्रिकी है। इसका मतलब है कि जब कोई ट्रेडर कॉल ऑप्शन बेचता है यानी शॉर्ट कॉल करता है तो मार्केट को लेकर उसका नजरिया या व्यू क्या होता है? तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन बी न्यूट्रल टू बेरिश। स्टूडेंट्स यहाँ सबसे ज्यादा गलती करते हैं, इसलिए इसे सब लोग ध्यान से सुनिए। हाँ, प्लीज समझाइए। देखिए, लॉन्ग कॉल यानी कॉल खरीदने का मतलब होता है बुलिश व्यू कि मार्केट ऊपर जाएगा। तो शॉर्ट कॉल यानी कॉल बेचना उसका ठीक उल्टा होगा। अच्छा, मतलब न्यूट्रल टू बेरिश? एग्जैक्टली। कॉल सेलर ये सोचता है कि मार्केट या तो वहीं खड़ा रहेगा यानी न्यूट्रल, या फिर गिरेगा यानी बेरिश। वो बस ये चाहता है कि मार्केट उसके स्ट्राइक प्राइस को तोड़कर ऊपर ना जाए, ताकि वो सारा प्रीमियम अपनी जेब में रख सके। और बाकी के ऑप्शंस किसके व्यू हैं? ऑप्शन ए लॉन्ग कॉल का व्यू है, ऑप्शन सी लॉन्ग पुट का व्यू है, और ऑप्शन डी शॉर्ट पुट का व्यू है। कमाल का ब्रेकडाउन था। चारों पोजीशंस एक ही सवाल में क्लियर हो गई। मुझे लगता है इस एक सवाल से स्टूडेंट्स के 4 कॉन्सेप्ट कवर हो गए। बहुत हेल्प मिलेगी। मुझे पक्का यकीन है कि अब वो ना सिर्फ सही जवाब जानते हैं बल्कि उसके पीछे का लॉजिक भी समझते हैं। हाँ, लेकिन यार अब एक्शन लेना पड़ेगा। सिर्फ सुनने से एग्जाम पास नहीं होता। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है कि सब क्लियर हो गया होगा। और अगर तुम्हें और प्रैक्टिस करनी है, जो डेफिनेटली करनी चाहिए, तो nismseries.com पे जाओ। इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है NISM प्रिपरेशन के लिए। सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस, अनलिमिटेड मॉक टेस्ट, सब कुछ मिलेगा वहाँ। बिल्कुल। और अगर इस चैप्टर से कोई स्पेसिफिक डाउट है या कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। विल ट्राई टू हेल्प। ऑल द बेस्ट फॉर योर NISM एग्जाम। प्रैक्टिस करते रहो। और हाँ, जाने से पहले खुद से ये जरूर पूछेगा, क्या रियल मार्केट में आप एक ऑप्शन बायर बनना पसंद करेंगे जिसका रिस्क लिमिटेड है पर जीतने के चांसेस कम, या एक ऑप्शन सेलर जिसका रिस्क अनलिमिटेड है पर जीतने की प्रोबेबिलिटी हमेशा ज्यादा होती है? दोनों की साइकोलॉजी बिल्कुल अलग होती है। इस पर जरूर सोचना।